guys, so today I'm up with the sixth video of Indian Contract Act 1872 and it's on consideration. There will be two videos on consideration and this is the first one. ये वाली वीडियो ना मेरे लिए थोड़ी सी स्पेशल है because something great has happened because of my hard work and your love behind the scenes. तो किसी दिन अगर मूड हुआ तो I will definitely share it with you and but just please like this video because this one is really special to me. Okay, so let's start with today's video. Now let's understand that what is consideration. Consideration is quid pro quo. इसका क्या मतलब है? It means something in return. मैंने 500 रुपये दिए और मुझे किसी ने एक बहुत ही महंगा पेन दे दिया, तो मेरे लिए क्या कंसिडरेशन थी? वो महंगा पेन, और सामने वाले के लिए क्या कंसिडरेशन थी? वो 500 रुपये. सो दिस इज कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. ठीक है, तो ये वाला तो इंटायर कॉन्सेप्ट समझ आ गया. अब बात करते हैं कि लॉ में कंसिडरेशन के बारे में क्या कहा है. लॉ में कंसिडरेशन के बारे में कहा गया है इन सेक्शन 2D. अब इसमें जो मैं डेफिनेशन स्टेट करूंगी इसके 3 पार्ट्स हैं. That is in past, that is in future and that is in present. Okay, so let's see कि इसकी definition क्या कहती है. So it goes like that when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing. So such act of doing and abstinence or promise is known as consideration. तो इसका मतलब कुछ समझ आया? नहीं, मैं समझाती हूँ. तो जो प्रॉमिसर है उसकी डिज़ायर, उसकी ख्वाहिश पे जो प्रॉमिसी है उसने पहले कोई एक्ट किया या फिर कुछ होने से रोका था, या फिर वो उसने कुछ अभी रीसेंट प्रेजेंट में कुछ एक्ट करा या फिर कुछ होने से रोका, या फिर वो बोल रहा है कि मैं फ्यूचर में कुछ करूँगा या फिर मैं कुछ चीज़ को एब्सटेन करूँगा, कुछ होने से रोकूँगा. ठीक है, तो दैट प्रॉमिस, दिस एक्ट of doing and abstinence, this is known as consideration. Ab clear hua? So this is how it works. Now let's move on to the main topic of this video, that is the essential elements of a valid consideration. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया ना तो डेफिनेटली आगे तक ज़रूर देखो, बिकॉज अभी तक तो बिल्कुल प्लेन था. अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद वीडियो एग्जाम्पल्स, विद मैनी केस लॉज और वीडियोज ऑन मैनी केस लॉज. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो फर्दर ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, that is the consideration must be given at the desire of the promisor. इसका मतलब ये है कि आप जो promisor है, मतलब जो ऑफर है जिसने प्रॉमिस किया है, ठीक है, उसके डिज़ायर पे ही वो एक्ट करोगे. किसी थर्ड पार्टी के बोलने पर आप कंसिडरेशन नहीं दे सकते और ना ही ले सकते हो. अगर आपने किसी थर्ड पार्टी के बोलने पे कुछ करा है, कोई एक्ट परफॉर्म करा है, तो जो पार्टी जिससे आप पैसे लेने के लिए कोशिश कर रहे हो आप उससे पैसे नहीं ले सकते क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपको बोला है. ठीक है, इसको हम 3 स्टेजेस से समझते हैं कि कैसे इसमें डिफर करता है केसेस. ओके, सो द फर्स्ट केस इज लता का बच्चा खो गया. ठीक है, और रमेश ने आके उसे वॉलंटरीली ढूंढ लिया. तो इस केस में क्या रमेश लता से पैसे ले सकता है? द आंसर इज नो. देन आता है सेकंड केस. सेकंड केस में लता रमेश के पास गई कि रमेश मेरा बच्चा खो गया, प्लीज मेरे को ढूंढने में मदद करो. ठीक है, और वो उसको ढूंढने में मदद करता है. अब क्या रमेश उससे पैसे ले सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज रमेश ने एक्ट करा था लता के बोलने पर, लता के रिक्वेस्ट करने पर. देन यस, रमेश कैन क्लेम सम अमाउंट. ओके, फिर उसके बाद आता है कि लता का बच्चा खो गया, रमेश ऐसे ही खड़ा है, अपना कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, गर्मी का मौसम है, और आके कौन ले लो, अमन ले लो. अमन आके हमारे रमेश को बोलता है यार लता का बच्चा खो गया, ज़रा उसकी मदद कर दे. ठीक है, और वो जब बच्चा लेकर आ जाता है, अब क्या वो लता से पैसे ले सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि अमन थर्ड पार्टी था. ठीक है, थर्ड पार्टी के कहने पे
रमेश ने काम किया तो क्या वो पैसे पैसे मिलेंगे? उसे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ये केसेस है। एंड फॉर दिस हम एक और केस लॉ को भी रेफर करेंगे, दैट इज दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदियो। लेट्स सी। अरे कलेक्टर साहब, आज हमें कैसे याद कर लिया? हाँ दुर्गा प्रसाद जी, कैसे हो? अरे अपने इलाके में तुम ही तो हो सबसे अच्छे, तो तुम्हें कैसे नहीं याद करेंगे। हाँ, अरे हम सोच रहे थे कि जो ये ज़मीन है हमारी, ये कुएं की बगल वाली, वहाँ पे दुकानें खड़ी करते हैं। हाँ, अभी तुम अपने पास से 1 लाख रुपए लगा लो, और हम फिर बाद में तुम्हें 1 लाख रुपए वापस कर देंगे। हाँ जी, बनवा देंगे। 1 लाख फिर आप बाद में देंगे ना? हाँ हाँ, हो जाएगा जी, हो जाएगा। अरे आपका काम है, क्यों नहीं, कैसे नहीं होगा। ओ भाई, ज़रा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नाप लियो, देखे कितनी दुकानें बनेंगी। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे किस चीज़ की नपाई हो रही है? ये ज़रा दुकानें बनवा रहे थे। दुकानें बना रहे हो? तो फिर तो आप एक काम करो, आप मुझसे भी थोड़े से पैसे ले लो। आप कहाँ खुद से इतने पैसे लगाओगे दुकानें बनवाने में? चलो, आप इतना कह रहे हो तो दे ही देना। ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी, बोल दियो जी। हाँ, आप उस दिन बोल रहे थे कि कुछ पैसे देंगे दुकानों के लिए। अरे भाई साहब, वो थोड़ी दिक्कत हो गई सी, तो मैं तो तुम्हें अब पैसे नहीं दे पाऊँगा। क्यों? तो समझ आया इस केस में क्या हुआ? मैं समझाती हूँ। इस केस में कलेक्टर के बोलने पर दुर्गा प्रसाद ने शॉप्स बनवानी शुरू कर दी एंड उनकी ये बात हुई थी कि अभी खुद से पैसे लगा दे, पूरा काम होने पर मैं तुझे 1 लाख रुपए आके दे दूंगा। फिर उसके बाद आए बलदियो जी, उसने बोला कि अच्छा आप शॉप्स बनवा रहे हो, ठीक है मैं भी आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ इस काम के लिए। फिर बाद में बलदियो जी वो है मुकर जाते हैं कि मैं नहीं दे रहा। अब फिर उसको दुर्गा प्रसाद को गुस्सा आता है कि पहले तो उसने बोल दिया, फिर उसके बाद बोलने पे मैंने हाँ की तो अब मना कर रहा है, ऐसे कैसे हो गया? उसने केस कर दिया, कोर्ट में केस चला और फिर कोर्ट ने ये बोला कि पहली बात दुर्गा प्रसाद का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था कलेक्टर के साथ, तो वो बल्दियों से पैसे नहीं ले सकता। ठीक है, बल्दियों को क्योंकि फर्स्ट पॉइंट कि बल्दियों इज थर्ड पार्टी एंड सेकेंड पॉइंट कि बल्दियों को इसके पैसे देके उसे कुछ कंसिडरेशन थोड़ी मिल रहा है। इज ही गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न? नो, देयरफॉर दिस अग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले वी रेफर टू अ केस लॉ दैट इज चिन्नैया वर्सेस रमैया। लेट्स सी। चीनू बेटा, मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे तो रही हूँ, बस अपने रमैया मामा को हर साल वो पैसे जरूर दे देना। ओके मम्मा। मम्मा, नमस्ते मामा जी। चीनू बेटी कैसी है? वो 1 साल गुजर गए थे तो मैंने सोचा पैसे लेने आ जाऊं। किस बात के पैसे? आप मुझे कुछ दे रहे हो कि मैं आपको हर साल कुछ पैसे दूं? बेटा बस तेरी माँ ने तो बोला था ना कि अगर वो तेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम करेगी तो तुम मुझे पैसे दे। अब चिन्नैया वर्सेस रमैया केस में क्या हुआ? चिन्नैया की माँ ने उसे बोला कि बेटा मैं तेरे नाम जमीन कर दूंगी अगर तू अपने अंकल रमैया, अपने मामा जी को हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट देगी। अब उसकी माँ मर जाती है और फिर 1 साल बाद रमैया मामा आते हैं कि बेटा मुझे मेरे पैसे दे दे। वो बोलते किस बात के पैसे? आप मुझे कुछ दे रहे हो जो मैं आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसे दूं? तो फिर वो कोर्ट में गए, केस वगैरह हुआ एंड कोर्ट ने बोला, कोर्ट में ये बात हुई कि क्योंकि भले ही रमैया जी चिन्नैया को कुछ नहीं दे रहे, बट रमैया जी के बिहाफ पे उसकी माँ ने उसे प्रॉपर्टी तो दी थी ना, तो इस केस में कंसिडरेशन कहाँ मूव हुआ? कंसिडरेशन माँ से चिन्नैया के पास मूव हुआ एंड अब चिन्नैया रमैया को जाके पैसे देगी हर साल। ठीक है, तो इस केस में डिक्लेयर ये हुआ था कि यस
रमैया इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मनी फ्रॉम जिनैया। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज सेड कि जो थर्ड पार्टी है फिर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते, बट येस दे कैन पास ऑन द कंसिडरेशन टू द पार्टीज। ठीक है, फिर उसके बाद द थर्ड पॉइंट इज दैट द कंसिडरेशन मे बी पास्ट, इट मे बी प्रेजेंट और इट मे बी फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है? पास्ट कंसिडरेशन वो होता है जिसमें कंसिडरेशन ना पास्ट में मूव ऑन कर जाती है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि एक्स ने वाई को कुछ सर्विस प्रोवाइड की मई में, फिर जून में आके वाई ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 1000 रुपीज दूंगा। अब फिर बाद में ना वाई ये नहीं बोल सकता कि जब मैंने तुझे प्रॉमिस किया था तूने मुझे कुछ कंसिडरेशन दी। दैट इज नॉट राइट, क्योंकि एक्स ने पहले ही मई में उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी, तो पास्ट सर्विसेज इज इक्वल्स टू द पास्ट कंसिडरेशन। ओके, फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते ही आपने दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे दी, एक दूसरे को कंसिडरेशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल, कैश दिया सामान ले लिया। ठीक है, ये था प्रेजेंट। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर कंसिडरेशन वो होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद दोनों पार्टीज बचते हैं अपनी अपनी साइड की कंसिडरेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट करा कि मुझे 10 तारीख को गुड्स चाहिए और 10 तारीख को जब गुड्स दिए तो सामने वाली पार्टी ने भी 10 तारीख को ही पैसे दिए। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर में हुआ कंसिडरेशन इसको बोलते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन। ओके, अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि पास्ट कंसिडरेशन ना इंग्लिश लॉ कंसिडर नहीं करता, उसके लिए ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। ओके, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दैट द कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। मतलब कि कंसिडरेशन जो है ना वो एडिक्वेट भी हो सकती है, इनएडिक्वेट भी हो सकती है, बट देयर मस्ट बी समथिंग एंड दैट इज व्हाई वी से इट क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। ओके, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 25। इसमें क्या कहा है दैट एन अग्रीमेंट टू विच कंसेंट इज फ्रीली गिवन इज नॉट void just because the consideration is inadequate। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट ना, मतलब ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं है, एक करोड़ के मकान के लिए आपने बस 10 रुपए दिए हैं, ठीक है, तो हम उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं मानेंगे अगर उस जो पार्टीज है उनका कंसेंट फ्रीली लिया हुआ है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ऑपोजिट केस देखते हैं, इसको एक घुमा के एक चीज़ देखते हैं कि अगर पार्टीज ने बोला है कि दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी ने बोला है कि मेरा कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया, तो कोर्ट बहुत सारी चीज़ें देखती है, विक्टिम्स को जो विटनेसेस हैं उनको बुलाती है, प्रूफ्स लेती है। तो कंसिडरेशन का इनएडिक्वेट होना उस केस में एक प्रूफ होता है। ठीक है, तो क्या क्या बताया, एक केस था जहाँ पे आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि ये अग्रीमेंट वॉइड है बिकॉज मुझे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिली है। नो, दिस इज नॉट वॉइड। ठीक है, और एक तरफ ये है अगर आपका फ्रीली कंसेंट नहीं लिया गया है तो दैट इनएडिक्वेसी कैन बी अ प्रूफ फॉर दैट नॉट फ्री कंसेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है that the consideration must be real and not illusionary। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि एक केस है, मतलब 2 पार्टीज है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से बोला अरे भाई साहब आप काम कराओ, आप पैसों की चिंता मत करो, और सामने वाले ने अपना काम कर दिया। तो ये जो अग्रीमेंट है इसमें कंसिडरेशन इज नॉट सर्टेन, देयरफॉर देयर इज नो वैलिड कंसिडरेशन। अगर उसने बोला कि हाँ मैं आपको 50 रुपये दूंगा आप काम कर दो, तब हाँ ये वैलिड है। ओके, फिर एक दूसरा केस जहाँ पे एक इंसान ने एक दूसरे बंदे को बोला कि मैं तेरी मरी हुई पत्नी में जान डाल दूंगा, ठीक है, अगर तू मुझे 1 लाख रुपए देगा। तो इस केस में भी कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ कंसिडरेशन इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो समझ आ गया।
तो अनसर्टेन भी नहीं होनी चाहिए और इम्पॉसिबल भी नहीं होना चाहिए. Now the sixth point is that the consideration should be something in addition to the existing obligation. And इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं एक केस लॉ, that is रामचंद्र चिंतामणा वर्सेस कालू राजू. Let's see. भाई साहब 1 लाख और दे दूंगा, बस केस जीत जाओ. हाँ हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, केस तो हम ही जीतने वाले हैं. एज पर ऑल द प्रोविजंस एंड सेक्शंस, कालू राजू हैज़ वन द केस. यस भाई साहब, वो केस जीत गए हो तो 1 लाख भी दे ही दो. कौन से 1 लाख? वो तो आपको पहले दे ही रखे ना लॉयर की फीस. अब कौन से 1 लाख की बात कर रहे हो आप? तो देखा आपने, तो कालू ने बोला अगर हम जीत गए केस तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, और वो जीत जाते हैं. फिर जो हमारा वकील था रामचंद्र, उसने आके बोला कि लाओ 1 लाख रुपए दो. वो बोलता कौन से 1 लाख, मैंने तुम्हें फीस दी तो थी, अब कौन से 1 लाख मांग रहे हो. तो फिर कोर्ट में दोबारा बात हुई, तो इस केस से हमें प्रूफ हुआ कि जब उसने 1 लाख देने की बात करी थी तब उस क्या कहते हैं कालू को क्या कुछ कंसिडरेशन मिली थी. हमारे दिमाग में आएगा हाँ मिल तो रही थी, वो जीतेगा, पक्का से जीतेगा, बट वो तो उसकी क्या कहते हैं हमारा रामचंद्र की ऑलरेडी एक ऑब्लिगेशन थी ना जीतना. जब उसने कालू ने रामचंद्र को लॉयर की फीस दी थी तब तो वो ऑलरेडी ऑब्लिगेटेड था ना उसको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए. देयरफॉर कोर्ट ने कहा जब उसने 1 लाख देने की बात करी तब कालू राजू को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रही थी. देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन. ओके, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट आता है, कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल. तो राम की श्याम से बात हुई कि श्याम मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, तू जाके रावण का मर्डर करके आ जा. ठीक है, और वो मर्डर करके आ जाता है. फिर बोलता है राम मेरे पैसे दे. वो बोलता है कि कौन से पैसे, क्योंकि जो राम के लिए कंसिडरेशन थी, राम के लिए क्या कंसिडरेशन थी, रावण का मर्डर, एंड किसी का मर्डर करना इज अनलॉफुल. ठीक है, सो ऐसी अनलॉफुल कंसिडरेशंस आर नॉट वैलिड कंसिडरेशंस. एंड देन द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे दैट द कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी. इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एक पार्टी ने, राम ने श्याम से बोला कि ये ले 1 लाख रुपए, मुझे 10 तारीख को गुड्स भिजवा दियो. तो जो राम ने श्याम को कंसिडरेशन दी दैट वाज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, बिकॉज उसने उसी टाइम उसे दे दी, उसने एग्जीक्यूट कर दी. और जो श्याम ने प्रॉमिस करा है गुड्स देने को दैट 10 तारीख को, दैट इज एग्जीक्यूटरी, क्योंकि ये अभी एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो समझ आ गए सारे पॉइंट्स. कोई भी डाउट हो मेरे मैंने इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मुझे डीएम कर देना अगर कुछ भी डाउट हो. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड भूलना मत कि ये कंसिडरेशन की पहली वीडियो है, अभी सेकंड वीडियो भी आ जाएगी. सॉरी इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, बट अब से बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ आएंगे बिकॉज ऑब्वियसली एग्जाम्स आर कमिंग. सो ओके, बाय गाइज.